एक बड़े से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था वीरेंद्र और छोटे भाई का नाम था मोहन। वीरेंद्र बहुत अमीर था। गांव में उसकी सबसे बड़ी हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का फाटक, अंदर चमचमाता संगमरमर और चारों तरफ नौकर चाकर। उसकी पत्नी का नाम था सविता। सविता हमेशा महंगी साड़ियां पहनती और सोने के गहनों से सजी रहती। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन दिलों में अपनापन भी कम ही था। रामू, ध्यान से सुनो। आज ही 100 बोरी गेहूं शहर भेजना है। समय पर गाड़ी निकलनी चाहिए। जरा भी देरी हुई तो ठीक नहीं होगा। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम अभी करता हूँ। वीरेंद्र हर सुबह बालकनी में खड़ा होकर चाय पीते हुए आदेश देता था। उसके घर में हर सुख सुविधा थी, लेकिन रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। आज हिसाब किताब अच्छे से देख लीजिएगा, पिछले महीने से ज्यादा मुनाफा चाहिए इस बार। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं इस घर में घाटा नाम की चीज नहीं आएगी। नहीं। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन रहता था। उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा छोटू उसके साथ रहते थे। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास छोटा सा खेत था जिससे कुछ खास नहीं होता था, इसलिए वह रोज मजदूरी करने जाता था। कभी खेत, कभी भट्ठा, कभी किसी का सामान उठाना। सुनिए, घर में आटा बस थोड़ा ही बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो गीता, भगवान ने चाहा तो आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मोहन खाली हाथ घर लौटा। घर में चूल्हा ठंडा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बस बेटा, थोड़ी देर और, अभी बना देती हूँ। घर में बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। आज खिचड़ी बना लेते हैं, लेकिन कल मैं बाजार जाऊंगा, कुछ बड़ा काम ढूंढूंगा। अब ऐसे नहीं चलेगा। उस रात तीनों ने थोड़ी सी खिचड़ी बांटी, लेकिन उनके पास प्यार बहुत था। गांव वाले अक्सर कहते, देखो वीरेंद्र की किस्मत और देखो मोहन की हालत। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल बीत गया। वीरेंद्र और अमीर हो गया और मोहन का संघर्ष अभी भी जारी था। एक दिन खबर फैली, वीरेंद्र के घर बेटा हुआ है। पूरे गांव में जश्न था। हवेली सजाई गई, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सबको दावत दी गई, लेकिन मोहन को कोई बुलावा नहीं मिला। अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरे भाई के घर दावत है। दावत? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। पूरा गांव जा रहा है, तू उसका भाई होकर भी नहीं गया? मोहन के चेहरे पर हल्की पीड़ा आई, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो बस काम खत्म करके ही जाने वाला था। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। वे लोग चले गए। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर घर पहुंचा। आज जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक है ना? आज भैया के घर दावत है, लेकिन हमें कोई बुलावा नहीं आया। शायद भूल गए होंगे, इतनी भीड़ में नाम छूट गया होगा। सगे भाई को कोई भूलता है क्या? क्या सच में ये सिर्फ भूल है? मुझे तो लगता है वो हमें बुलाना ही नहीं चाहते। शायद अब उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं लगती। नहीं गीता, ऐसा मत सोचो। आखिर वो मेरा बड़ा भाई है, खून का रिश्ता है हमारा। इतनी भागदौड़ में नाम छूट भी सकता है। हर बात दिल पर मत लो। गीता की आंखों में हल्की चिंता थी। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया, आंखों में चमक थी।
बाबा, हम भी चलेंगे ना दावत में? वहाँ बहुत सारी मिठाई मिलेगी ना? मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगा। छोटू की मासूम उम्मीदों को देखकर मोहन का दिल और भारी हो गया। हाँ बेटा, हम भी चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। मोहन ने घर के कोने से छोटू का छोटा सा लकड़ी का झूला उठाया। अरे ये झूला क्यों ले जा रहे हो? छोटू तो इसी में सोता है, इसे क्यों दे रहे हो? भाई के घर बेटा हुआ है, हमारे पास देने के लिए कुछ और तो है नहीं, यही छोटा सा तोहफा दे देंगे, दिल से दिया हुआ है। लेकिन ये तो छोटू का है, क्या इसे देना सही होगा? हमारा छोटू अब बड़ा हो रहा है, और अगर ये किसी और बच्चे के काम आ जाए तो इसमें बुरा क्या है? माँ, मैं बिना झूले के भी सो जाऊंगा। आप ये चाचा के बच्चे को दे दो, उसे अच्छा लगेगा तो मुझे भी खुशी होगी। मोहन ने साधारण कपड़े पहने झूला कंधे पर रखा और छोटू का हाथ पकड़कर चल पड़ा। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, ढोल की आवाज तेज होती गई। रोशनी से पूरी हवेली जगमगा रही थी। अंदर अमीर मेहमान खड़े थे। किसी ने महंगी शेरवानी पहनी थी, कोई सोने की घड़ी दिखा रहा था। बाबा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, बड़ा इंसान कपड़ों से नहीं दिल से होता है। हम भी सिर उठाकर जाएंगे। लेकिन अंदर जाते ही मोहन को महसूस हुआ कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। वह एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। सुनिए, आप कौन हैं? पहले कभी नहीं देखा आपको यहाँ। किसने बुलाया है? जी, मैं दरअसल। सीधे सीधे बताइए, यहाँ सिर्फ खास मेहमान आए हैं। मैं वीरेंद्र का छोटा भाई हूँ, खुशी में मिलने आया था। इतने में वीरेंद्र वहां आ गया। रेशमी कपड़ों में, चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वीरेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि ये आपके भाई हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन उम्मीद से अपने भाई को देख रहा था। ये मेरे भाई नहीं हैं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों ने सब कुछ तोड़ दिया। ये तो बस मजदूरी करने वाला आदमी है, कभी कभी गोदाम में काम करता है, शायद दावत देखकर चला आया होगा। भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी। मोहन का चेहरा उतर गया। ये शब्द उसके दिल में जैसे चुभ गए। भैया, मैं मोहन हूँ, आपका छोटा भाई। क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानते? यहां तमाशा मत करो। अगर काम चाहिए तो कल गोदाम आ जाना, लेकिन अभी यहां से चले जाओ। और उसी पल एक रिश्ता टूट गया। बाबा, चाचा हमें पहचान क्यों नहीं रहे? मोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसने झूला जमीन पर रखा। मैं ये झूला बच्चे के लिए लाया था। मेरा बेटा इस लकड़ी के झूले में झूलेगा, उसके लिए खास झूला बन रहा है, ये अपने पास ही रखो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है मालिक। और उसने भैया नहीं, मालिक कहा। बाबा, हम खाना नहीं खाएंगे, मुझे भूख लगी है। नहीं बेटा, हमें घर चलना चाहिए। मोहन ने छोटू का हाथ पकड़ा और वहां से चल पड़ा। पीछे हवेली में फिर से ढोल बजने लगे, हंसी गूंजने लगी। लेकिन बाहर एक भाई का दिल टूट चुका था। बाबा, चाचा ने आपको मजदूर क्यों कहा? बेटा दीप, कभी कभी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए रिश्तों को भूल जाते हैं। पर आप तो उनके भाई हो ना? हाँ बेटा, मैं उनका भाई हूँ, लेकिन शायद अब वो मेरे नहीं रहे। मोहन रास्ते के किनारे बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। बाबा, आप रो मत, मैं बड़ा होकर बहुत अमीर बनूंगा, फिर कोई आपको मजदूर नहीं कहेगा। नहीं बेटा, अमीर बनना जरूरी नहीं होता, अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। चलो घर चलते हैं,
तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। घर के दरवाजे पर गीता खड़ी थी। मोहन का चेहरा देखते ही वह सब समझ गई। क्या हुआ? मोहन अंदर गया, झूला एक कोने में रखा और चुपचाप बैठ गया। आज वीरेंद्र भैया ने सबके सामने कहा कि मैं उनका भाई नहीं, उनका मजदूर हूं। मैंने कहा था ना, वो हमें बुलाना नहीं चाहते। मैंने सोचा था शायद भूल गए होंगे, लेकिन आज उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। गरीबी शर्म की बात नहीं होती, पर रिश्तों से मुंह मोड़ लेना सबसे बड़ी गरीबी है। नहीं, छोटा वो है जिसे अपने ही रिश्तों से शर्म आए, आप नहीं। अगली सुबह वीरेंद्र की हवेली में पिछली रात के बर्तन अब भी पड़े थे। बहुत सारा खाना बचा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, थोड़ा खाना मिल जाता, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नौकरों ने जाकर वीरेंद्र को बताया। वह गुस्से में बाहर आया। क्या है ये सब? यहाँ कोई धर्मशाला खुली है क्या? जो भी आता है मांगने लग जाता है। बेटा, बस थोड़ा सा खाना दे दो, भूख लगी है। सुनिए, इतना खाना बचा है, दे दीजिए इसे। फेंकने से तो अच्छा है किसी के काम आ जाए। तुम बीच में मत बोलो, ये कोई भंडारा नहीं चल रहा यहाँ। मैं भीख नहीं मांग रही बेटा, इंसानियत के नाते थोड़ा अन्न मांग रही हूँ। निकलो यहाँ से, वरना नौकरों से निकलवा दूंगा। बूढ़ी औरत अपमानित होकर वहां से चली गई। जाते जाते वह कह गई, बेटा, घमंड मत कर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत मोहन की झोपड़ी के सामने पहुंची। कोई है बेटा? बहुत भूख लगी है। अंदर आइए माँ जी। अंदर आइए माँ जी। माँ जी, खाना अभी लाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। गीता ने उसे अंदर बैठाया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे खाना खिलाया। तुम्हारे पास खुद इतना कम है, फिर भी मुझे खिला रहे हो। भूख अमीर गरीब नहीं देखती माँ जी। आज आप खा लेंगी तो कल भगवान हमारा भी ख्याल रखेगा। बूढ़ी औरत ने पेट भर खाना खाया। उसकी आंखों में संतोष था। जाते जाते उसने कुछ बीज दिए और कहा, बेटा, इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। मेहनत से बोओगे तो फल जरूर मिलेगा। अगले दिन मोहन ने पूरे मन से खेत में काम किया, बीज बोए, मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में खेत हरा भरा हो गया, फसल आई और इस बार जैसे चमत्कार हो गया। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। झोपड़ी की जगह पक्का घर बनने लगा। छोटू के लिए नए कपड़े आए। देखो गीता, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। ये मेहनत और दया का फल है। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र का घमंड बढ़ता जा रहा था। मजदूरों को समय पर पैसे नहीं मिल रहे थे। घर में झगड़े बढ़ने लगे। व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन मजदूर इकट्ठा होकर उसके सामने खड़े हो गए। मालिक, 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली, घर में बच्चे भूखे हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकते। पहले काम करो, पैसा बाद में मिलेगा। मालिक, पेट इंतजार नहीं करता। जुबान लड़ाते हो मुझसे,
याद रखो, काम चाहिए तो तरीके से बात करो, वरना दरवाजा खुला है। हम जुबान नहीं लड़ाते मालिक, अपना हक मांगते हैं। मेहनत पूरी की है तो मजदूरी भी पूरी चाहिए। आज से हम काम नहीं करेंगे जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। अगर गए तो वापस मत आना, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मालिक, मजदूर बदल सकते हैं लेकिन कर्म का हिसाब नहीं बदलता। एक दिन हर मेहनत का जवाब देना पड़ता है। और उसी दिन सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। गोदाम खाली हो गया, हवेली में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। अब क्या होगा? काम रुक गया, मजदूर चले गए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो भारी नुकसान हो जाएगा। इतना बड़ा काम मैं अकेला कैसे संभालूंगा? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। मोहन, वो तो मेहनती है, उसे बुला लेता हूं, आखिर भाई है, मना नहीं करेगा। लेकिन उसी पल उसके अंदर एक आवाज गूंजी, जिसे तुमने सबके सामने अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था, आज उसी के पास जा रहे हो। वीरेंद्र गांव के उस छोर पर पहुंचा जहां कभी मोहन की झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन वहां अब झोपड़ी नहीं थी। अरे, यहां तो उसकी झोपड़ी थी, ये सब कहां चला गया? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अब यहां नहीं रहता। क्या मतलब? साफ साफ बताइए। कुछ दूरी पर एक बड़ी और सुंदर हवेली खड़ी थी और वह मोहन का घर था। वो हवेली देख रहे हो, वही मोहन का घर है। ये देखकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये सब मोहन का है? मेहनत और अच्छे दिल का फल है बेटा। अब वो दूसरों को काम देता है और सबको समय पर मजदूरी भी। मोहन आंगन में आया और जैसे ही उसने वीरेंद्र को देखा, उसके चेहरे पर सच्ची खुशी आ गई। अरे भैया, आइए, अंदर आइए, इतने दिनों बाद आए हैं। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। मोहन, ये सब कैसे हुआ? बैठिए भैया, सब बताता हूं। मोहन ने पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी माँ, दुआ, बीज और मेहनत। भैया, शायद वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, उसकी दुआ लग गई। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखों में लालच चमक उठा। वो बूढ़ी पहले मेरे घर आई थी, अगर मैं उसे खाना दे देता तो ये सब मेरा होता। भैया, दुआ दिल देखकर मिलती है, दरवाजा देखकर नहीं। मतलब ये सब मेरा है, चलो अभी मुझे सब वापस दो। भैया, संपत्ति बीच से नहीं, नियत से उगती है और दुआ छीनी नहीं जाती, कब कमाई जाती है। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे जैसे भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढ लीजिए अपना हक। लेकिन सच यही था, दुआ दिल देखकर मिलती है, दरवाजा देखकर नहीं। वीरेंद्र गांव गांव भटकता रहा, उस बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा और आखिरकार एक दिन नदी किनारे उसे वह मिल गई। तुम यहां हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्या बात है बेटा? जो दौलत आज मोहन के पास है वो मेरी होनी चाहिए। तुम पहले मेरे घर आई थी। बेटा, वो बीज हाथ से नहीं, दिल से उगते हैं। मैंने उसे बीज नहीं, दुआ दी थी, और दुआ उसी को मिलती है जो खुद भूखा रहकर भी किसी और को खाना खिलाए। मुझे ये बातें मत समझाओ, सीधा बताओ, वो सब मेरा है।
जिसे पाने के लिए दिल छोटा करना पड़े, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वीरेंद्र कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वीरेंद्र की आंखों में अब सिर्फ लालच था और आवाज में जिद। जब तक वो सब मुझे नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बूढ़ी औरत अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। जब इंसान समझाने से नहीं समझता तो उसे अनुभव सिखाता है। तूने भूखों को ठुकराया, मजदूरों का हक मारा, रिश्तों का अपमान किया। अब तू वही जीवन जिएगा जिसे तूने तुच्छ समझा था। आज से तेरी सारी दौलत खत्म। तू फिर से गरीब होगा ताकि दूसरों का दर्द समझ सके। अचानक तेज हवा चली। वीरेंद्र घबराकर पीछे मुड़ा। दूर उसकी हवेली की तरफ धूल का गुब्बार उठ रहा था। वह भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन एक पल में सब बदल गया। जहां कभी आलीशान हवेली थी, वहां अब एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। गोदाम खाली, नौकर गायब, सब कुछ खत्म। ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म। वीरेंद्र जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मोहन ने जैसे ही सुना, वह तुरंत वहां पहुंचा। माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरे भैया से गलती हुई है, लेकिन वो मेरे भाई हैं। अगर सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें यूं मत तोड़िए। बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा। तू अब भी उनके लिए रो रहा है, जबकि उन्होंने तुझे सबके सामने ठुकराया था। भाई कभी पराया नहीं होता माँ जी। गलती इंसान से होती है, रिश्ते नहीं टूटते। अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूं तो फर्क क्या रह जाएगा मेरे और उनके बीच? तेरी करुणा ही तेरी असली दौलत है बेटा। ठीक है, श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा, लेकिन उसे एक मौका मिलेगा। अगर वो सच में बदल गया तो सब कुछ धीरे धीरे लौट आएगा। मोहन ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। जब उसने ऊपर देखा, बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। मोहन अपने भाई के पास पहुंचा। वीरेंद्र जमीन पर बैठा था, टूट चुका था। मोहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे अपमानित किया। मजदूर कहां? आज समझ आया असली गरीबी क्या होती है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जगह हो तो मुझे माफ कर दे भाई। वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। भैया, मैं तो आपको उसी दिन माफ कर चुका था। आपने कुछ नहीं खोया, आपके पास मैं हूं। और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार घमंड नहीं, विनम्रता थी। मजदूरों का सम्मान किया, समय पर मजदूरी दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी सुधरने लगी। दोनों भाई अब साथ रहने लगे।